नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कृषि विशेषज्ञों से, जिनसे हमें मिलती है महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे कृषक भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहती है। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आलू की खेती एवं उसके प्रबंधन के विषय में। किसी भी फसल की खेती से यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो ज़रूरी है उस फसल के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होना, किस तरह से उसकी बिजाई हो, किस तरह से उसका प्रबंधन हो, किन किन बातों का हम ध्यान रखें, तभी जो हमारे कृषक भाई बहन हैं उससे पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम आलू की खेती के विषय में पूर्ण जानकारी लेंगे। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ है CPRI शिमला से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल चौधरी। अनिल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, जिस तरह से हम देखते हैं आलू की खेती के बारे में यदि बात करें तो मुझे लगता है कि चावल और जो हम गेहूं की बात करें उसके बाद तीसरे नंबर पे आलू की बात होती है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर आलू की खेती की बात करें तो क्या इसका क्षेत्रफल है, किस तरह का उत्पादन है जो कि हमारा भारत में देखने को मिल रहा है? डिम्पल जी, बड़ी अच्छी बात की आपने कि चावल और गेहूं के बाद आलू का स्थान है। पैदावार के मामले में वाकई हम लोग तीसरे नंबर पे हमारा आलू है जी। और राष्ट्रीय स्तर की हम लोग बात करें तो आलू लगभग 2.18 मिलियन हेक्टेयर एरिया में लगता है, यानी कि 22 लाख हेक्टेयर एरिया में आलू लगता है, जिससे हम लोग 5.3 करोड़ टन जो है वो आलू की पैदावार लेते हैं जी। और प्रति हेक्टेयर पैदावार की बात करें तो हम लोग लगभग 24 टन 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार लेते हैं जी। क्योंकि हमारे किसान भाई हिमाचल के हैं तो बीके और किनाल वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा किसान भाइयों की राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग लगभग जो है वो 20 क्विंटल जो आलू है वो 1 बीघा में लेते हैं। और वहीं हम लोग कनाल की बात करें तो 1 बीघा में, 1 कनाल में हम लोग जो है वो 10 क्विंटल आलू लेते हैं, यानी कि 50 किलो के हम लोग लगभग जो है वो 20 बोरे लेते हैं जी। और अब क्योंकि हिमाचल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हिमाचल के परिदृश्य में मैं आपको बता दूं कि आलू जो है लगभग 15,000 हेक्टेयर एरिया में लगता है। कई बार किसी साल कम हो जाता है, किसी साल थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, पर लगभग इतना की एरिया में हम लोग लगाते हैं जी। और लगभग मुख्यतः सारे ही जिलों में लगता है, चाहे वो बरसात में लगे चाहे वो सर्दियों के मौसम में निचले क्षेत्रों में लगे। उससे हम लोग लगभग कोई 2,10,000 टन जो है वो पैदावार लेते हैं आलू की। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसकी पैदावार की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया कि 24 टन तक लेते हैं, वहीं हम लोग 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर तक अटके हुए हैं हमारी स्टेट में, यानी कि प्रति बीघा हम लोग जो है वो 1 टन ले रहे हैं। और अगर हम लोग कनाल की बात करें तो हम लोग जो है वो आधा टन तक ले रहे हैं, यानी कि 5 क्विंटल तक 10 बोरे 50। और वहाँ राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ले रहे हैं लगभग 10 बोरे, मतलब आधी पैदावार है हमारी देश में जी। देश के मुकाबले में हमारी आलू की पैदावार जो है वो लगभग आधी है जी। डॉक्टर अनिल, अब आपने बात की है हिमाचल की, तो मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है, परंतु हिमाचल में जो है उत्पादन बहुत कम है, तो इसका आखिर कारण क्या है? किन कारणों से जो है उत्पादन कम हो रहा है? डिम्पल जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और किसान भाइयों, आप ध्यान से सुनना कि क्या वजह है कि हम लोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर, क्योंकि विदेशों में तो ये 45 टन तक भी है, अमेरिका जैसे नीदरलैंड्स देश में 45 टन तक का है, हम लोग 24 टन पे हैं और हमारा प्रदेश मेयरली 10-12 टन पे। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमें वैरायटीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। अच्छी वैरायटी का अच्छे सोर्स से हमें बीज लेना है, सरकारी संस्थाओं से बीज लेना है। कृषि विभाग जो है बीज को जो है प्रमाणीकृत जो बीज और अनुमोदित जो बीज की किस्में हैं उनको देता है। और कृषि विश्वविद्यालय जैसे पालमपुर में है, सोलन विश्वविद्यालय है या हमारा CPRI है, ये भी समय पर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग वैरायटीज बताते रहते हैं। समय का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, कौन से समय पे जो है वो वैरायटी लगानी है। और दूसरी चीज़ है कि बीज की मात्रा, हम लोगों की बीज बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो ये को 2.5 टन लगता है हमारा, 25 क्विंटल। बीघा में हमारा 2 क्विंटल लगा और 1 कनाल में हमारा 1 क्विंटल लगा। तो हम लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं हम लोग किसान भाई। बीज तो हमें उचित मात्रा में डालना पड़ेगा जी। और फिर उसके बाद खाद भी ढंग से डालनी पड़ेगी उचित मात्रा में जी। फिर उर्वरक भी हम लोगों को उचित मात्रा में डालने पड़ेगी, जिसमें हम लोग थोड़ा कंजूसी कर लेते हैं। मेहनत में हम लोग पहाड़ी लोग
पीछे नहीं है, लेकिन जो उसके लिए इनपुट्स लगेंगी, जो खादें लगेंगी, जो मैनेजमेंट है या तकनीकी ज्ञान है या जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो हमें नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि सारी चीजें जो है मिला के जो हमारी पैदावार को कम कर देती हैं। और आज हम इसी विषय के लिए चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। जी अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने जो भी पॉइंट्स बताए, हम चाहेंगे कि हम एक एक करके इस पर चर्चा करें ताकि हमारे जो कृषक भाई बहन हमें देख रहे हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी समय से। आपने समय की बात की कि अलग अलग समय पर जो है वो इसकी खेती की जाती है। कई जगह पे हम देखते हैं कि केवल 45 दिनों में जो है इसकी प्रोडक्शन जो हो जाती है और कई जगह पे काफ़ी समय लगता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में शुरुआत करें कि सही समय क्या है, किस समय में जो है बिजाई की जाए, और अलग अलग जिस तरह की हमारी परिस्थिति है, यहाँ पर जलवायु में भी भिन्नता है और हम कहें हमारी जो धरातल है वो भी अलग अलग तरह का है। तो शुरुआत इससे चाहेंगे। सबसे पहले आपने बात की बिजाई के बारे में। जी। तो पहले तो मैं थोड़ा वैरायटी बता दूं आप लोगों को। जी जरूर। तो किसान भाइयों, आप लोग कापी पेन उठाओ और नोट करिए आप। जी। हम लोग कुफरी ज्योति और कुफरी चंद्रमुखी को सब जानते हैं और हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी ये वैरायटीज़ हैं। ये बड़ी पुरानी हो गई हैं पिछले 2-3 दशकों से, लेकिन किसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया इन वैरायटीज़ ने। उसके अलावा हमारे पास आ गई है कुफरी हिमालयनी, जो कि हमारी जो पछेता रोग रखता है, झुलसा रोग, उसके लिए भी प्रतिरोधकता रखती है कुछ हद तक। कुफरी कर्ण है हमारे पास, कुफरी उसके बाद जो है वो हिमसोना भी हम लोग यहाँ लगाते हैं जी। उसके बाद हम लोगों का कुफरी गिरिराज है। ये कुछ एक जो वैरायटीज जो हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिमाचल के विभिन्न जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। अब मैं बात करूंगा कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या बिजाई के समय हैं। तो हिमाचल का जलवायु के हिसाब से 4 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। एक जो क्षेत्र है जिसको हम लोग निचले क्षेत्र बोलते हैं, वो 800 मीटर से नीचे के क्षेत्र हैं समुद्र तल से ऊंचाई में। और इनमें जो है हम लोग जैसे ही मक्का की कटाई करते हैं हम लोग 15 सितंबर के बाद, वहां से लेके जैसे जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं तब तक हम लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो अच्छा समय है वो है मिड और एंड ऑफ द अक्टूबर तक निचले क्षेत्र में। लेकिन किसान भाई, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर से करते हैं और खेतों में ट्रैक्टर एक ही समय पे आता है, किसी के खेत में घुस नहीं पाता है, तो 15 नवंबर तक आप लोग तैयार हो जाओ, कल बोर्ड डालो और आप 15 नवंबर तक जो है वो बिजाई आप लोग कर सकते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र आता है आपका जो 800 से लेके 1600 मीटर का जो मध्य क्षेत्र है। वहां पर भी आप लोग जो है वो मध्य अक्टूबर से लेके अभी तक के समय तक आप लोग कर सकते हैं। उपयुक्त समय उसका भी लगभग निचले क्षेत्र के साथ ही मिलता है। फिर तीसरा क्षेत्र आता है 1600 से लेके 2400 मीटर तक, जिसको मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र बोलते हैं। शिमला है, जैसे हमारा कुल्लू है, मंडी के उचले क्षेत्र हैं, चंबा के हैं, सिरमौर के हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं जिसको वेट टेम्परेट भी बोलते हैं, इसमें जो है हम लोग 2 समय पे लगाते हैं इसमें। तो इसका एक तो आप लोगों का लगता है जो आलू, वो लगता है आप लोग का मार्च अप्रैल में, और जो थोड़े से जैसे 1600-1700-1800 मीटर तक के एरिया हैं वहाँ पर हम लोग सर्दी में रबी सीजन में भी लगाते हैं, जैसे जो गेहूं का समय होता है उसमें पे हम लोग लगाते हैं। फिर जो चौथा क्षेत्र आता है हमारा, वो है उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र, जिसको 2400 मीटर से जो ऊपर है। तो ये जो बर्फ पिघलन के साथ ही इसका बिजाई जो है वो जुड़ी हुई है। इसका मतलब अप्रैल में हमारा बर्फ पिघलता है और अप्रैल और मई तक हम लोग इसकी सोइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा बिजाई के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों, आप लोग जो है इस तरीके से अच्छी वैरायटी को चुनाव करके और उचित समय पे आप लोग इनको लगा सकते हैं। जी डॉक्टर अनिल, यदि हम बात करें कि आपने बिजाई तक कहा कि किस जगह पर कौन कौन से जो है समय रहते हैं बिजाई के, अब आपसे जानना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान जो है कृषक रख सकते हैं जिस समय वो बिजाई करने लगे हैं, किस तरह से अपना खेत तैयार करें और किन बातों का ध्यान रखें कि जिस समय उन्होंने अपना जो है बिजाई करनी है आलू की। बिल्कुल मैम, जो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली है कि बीज, सही वैरायटी का चुनाव और सही बीज का प्रोक्योरमेंट, मतलब उसको किसान पहले ही 6 महीने पहले या साल भर पहले ही अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी को अपनी डिमांड दे दे। ब्लॉक स्तर पर डिमांड्स बनती हैं, फिर वो बीज जो है वो प्रोक्योर किया जाता है अच्छी किस्मों का किसान की डिमांड्स के अनुसार, और किसान अपने बीज का इंतजाम कर ले। फिर उसके बाद आती है बात की खेत के बारे में अपना बात की जी। तो हमारे अगर देखा जाए तो पूरे ही क्षेत्र हिमाचल के जो है वो आलू के लिए उपयुक्त हैं, जलवायु भी और खेत भी जी। तो पहले तो आप लोग जो है एमबी प्लो करके अगर ट्रैक्टर से करते हैं निचले क्षेत्र में,
तो फिर आप एमबी प्लो आता है उससे पलटा देके जो आप लोग एक गहरी जुताई कर दें। उसके बाद 3-4 कल्टीवेटर चला के पाटा चला दें, प्लेन कर दें, और उसके बाद मेड़ों पे लगाएं। आप लोग आलू को मेड़े बनाएं 50-60 सेंटीमीटर की दूरी पर, उस पर 15 से 20 सेंटीमीटर के आलू से आलू का डिस्टेंस रख के आप लोग इस तरीके से आप लोग करें। और अगर बात आती है थोड़े उछले क्षेत्र में जहां भी लोग बैलों या पावर टिलर से करते हैं तो पावर टिलर से भी आपने 3-4 जुताइयाँ करनी है। और अगर आप बैलों से करते हैं तो 3-4 हल आपने, पहला हल गहरा हल 20-25 सेंटीमीटर तक, और उसके बाद 3-4 हल्के हल दे के उसके बाद पाटा जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप लोग कुल्लों में लगाते हैं या मेड़ों पे लगाते हैं, दोनों तरीके से आप लोग जो है आलू को लगा सकते हैं। पर एक और बात जाननी है कि जब आप हल चला रहे हैं, खेत चला रहे हैं, तो जो आपकी जैविक खाद होती है, जिसको गोबर सड़ी गड़ी खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट होता है, वो उसी समय ही उचित मात्रा में मिला दें। जी, आपने बीज की बात की कि जो बीज है वो सही होना चाहिए, उसका पूरा निदान हुआ होना चाहिए। तो ये जानना चाहेंगे कि बीज को हम कैसे जो है सही स्थिति में ला सकते हैं? क्या किसी उर्वरक का इस्तेमाल करना है या किसी तरह की जो है दवाइयाँ उसमें इस्तेमाल करनी है बिजाई से पहले? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ये प्रबंधन वही जो हमारी पैदावार कम हो रही है, इसी के मुख्य कारक हैं कि हम लोग अच्छे बीज का चुनाव नहीं करते हैं। वैरायटी भी चुनाव कर लिया, सही समय पे भी लगा दिया, लेकिन बीज का चयन जी। तो किसान भाई ये नोट करिए आप लोग, मिनिमम आलू का जो साइज है, जो आलू बीज वाला जो साइज है वो 30 ग्राम का होना चाहिए, और उस पर मिनिमम 2 या 3 आंखें होनी चाहिए। मिनिमम 2 तो आपको चाहिए, और वो सड़ा गला ना हो। और एक और चीज़ है कि अगर कोल्ड स्टोरेज का आया हुआ है या फिर कहीं बाहर से आया हुआ तो उसको छायादार जगह पे रखें, ताकि उसमें थोड़ी बहुत 10-15 दिन के लिए रखें, ताकि उसमें आंखें फूट पड़ें, क्योंकि वहीं से अंकुरण जब आप खेत में लगाओगे तो अंकुरण होगा। तो आलू का साइज 30 से 50 ग्राम, मिनिमम 2-3 आंखें, और उसके बाद जो आपको उसको ट्रीट किया होना चाहिए। वैसे तो अगर आप लोग सरकारी संस्था से अच्छा प्रमाणीकृत बीज लेते हैं तो वो बोरिक एसिड से या केमिकल से ट्रीट किया होता है। फिर भी किसान भाइयों को भी यहाँ बताना चाहूँगा कि आलू में, क्योंकि बरसात में लगाते हैं या सर्दी में भी लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें रोग लगते हैं, क्योंकि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप है, ये इन्फेक्शन आता है इसमें। तो किसान भाई जो है वो बीज का उपचार करें, जैसे कार्बेंडा जिम है, तो इससे जो है, या डाइथेन M45 है, इंडोफिल M45 है, इसका जो आप लोगों ने 3 से लेके 5 ग्राम तक इसका प्रति लीटर पानी में घोल बना के आपने, जितना भी आपका आलू है आप देख लो कितना, जैसे 50 किलो हो तो आप 10 लीटर का बना लो, और 3-4 लॉट्स में उसको डाल के आप लोग उसको एटलीस्ट आधा घंटा रखें, और फिर छाया जगह में रख के सुखा के फिर उसकी बिजाई करें। तो इस तरीके से जो आलू का आपने ध्यान रखना, और सड़ा गला और इन्फेक्टेड जो बीज है उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। जी, उसकी छंटाई जो है वो पहले ही हो जानी चाहिए। बिल्कुल। जी डॉक्टर चौधरी, यदि हम बात करें, आपने कहा था कि बीज जो है उसमें किसी तरह की कंजूसी नहीं होनी चाहिए कृषकों द्वारा, तो बीज की किस तरह से वो निर्धारण करें, चाहे अपने हेक्टेयर्स में हम बात करें या कनाल में हम बात करें, जो कि हिमाचल में जिस तरह का रहता है, बीघा का रहता है, तो कृषक किस बातों का ध्यान रखें, किस क्वांटिटी में जो है वो बीजों का प्रयोग करें? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैंने पहले बताया कि हम लोग 1 हेक्टेयर जो 25 कनाल का होता है या 12.5 बीघे का होता है जी, उसमें जो है वो लगभग 2.5 टन बीज इस्तेमाल होता है जी। तो 2.5 टन मतलब 25 क्विंटल। तो एक कनाल में 25, एक हेक्टेयर में होते हैं 25 कनाल, तो इसका मतलब है हमें एक कनाल में 1 क्विंटल बीज लगता है। तो किसान भाइयों, 1 क्विंटल बीज अगर 40 किलो का कट्टा आप ला रहे हैं तो 2.5 कट्टे लगेंगे। अगर आप 50 किलो वाली बोरियां ला रहे हैं तो 1 बीघे में, 1 कनाल में जो आपकी 2 बोरियां लगेंगी। वहीं बीघे के लिए आप लोगों का 2 क्विंटल लगेगा, या आप लोगों के 50-50 किलो के 4 बोरियां लगेंगी, और ट्रीटेड होना चाहिए वो बीज जी। और 2-3 आंखें मैंने आपको बता दी, और मिनिमम 30 से 50 ग्राम का आलू का साइज होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो अच्छे आलू का अच्छी साइज का चयन करके उसको लगाएं। जी डॉक्टर चौधरी, ये बात हुई बीज की, किस तरह से हम ट्रीट करके कितनी दूरी पर उसे लगाएं। आपने बताया कि जो नालियां कटे वो कितनी दूरी पे हो। साथ में और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जिस तरह से उर्वरकों का प्रयोग क्या हम उसी समय में कर सकते हैं, खाद है या जैसे आपने कंपोस्ट की बात की, तो वो सारी चीज़ें भी क्या उसी समय में इस्तेमाल होनी चाहिए? इसके बारे में मैं रोशनी डालूंगा थोड़ी सी जी, कि मैंने बताया जैसे आप लोगों का खेत तैयार हो जाता है तो उसी समय पर जो है आप लोगों को
हिमाचल के लिए जो अनुमोदन है वो हमारे, क्योंकि पशु भी रखते हैं, तो मैं तो किसानों को बोलूँगा कि 1 हेक्टेयर में 25 टन सलगरा गोबर या 12.5 टन जो वर्मी कंपोस्ट आप लोग यूज़ करें। तो 25 टन कितना हुआ जी? 25 टन हुआ आप लोगों का कम से कम 250 क्विंटल, और 1 बीघे में लगेगा आप लोगों का ये फिर कोई 20 क्विंटल। मतलब आप लोगों का अगर अच्छा गोबर है आपके पास, और अगर आपका पर कनाल यूज़ करना है तो आप लोग जो है वो 10 क्विंटल प्रति कनाल के हिसाब से बीज का इसका जो खाद का जो वो इस्तेमाल करें। किल्टे के हिसाब से, जैसे 25 किलो तक का किल्टा होता तो आप उस हिसाब से उतने नंबर डालें। और अगर लोअर कांगड़ा की बात करें या निचले क्षेत्र की बात, तो हम लोग डल बोलते हैं, तो 20-25 किलो की डल होती है, तो उस हिसाब से उतनी डलें आप लोग काउंट कर लें कि कितना आपने डालना है या उपलब्धता कितनी है, और उसके हिसाब से आप लोग खेत में डालें, और ये खेत तैयार होने के समय ही आपको डालना पड़ता है। अब आई बात उर्वरकों की, तो इसके बारे में किसानों को मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ध्यान से सुने इस चीज़ को। आपके पास मुख्यतः जो इन क्षेत्रों में जो खाद्य मिलती हैं वो यूरिया आता है, जो नाइट्रोजन देता है। फास्फोरस के लिए आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करते हैं, और एक पोटाश आता है, उसका जो है म्यूरोटॉप पोटाश करके लाल जैसी चीनी की तरह आती है। वो 3 मुख्यतः जो NPK खाद्य देती हैं। तो अगर हम लोग प्रति हेक्टेयर की बात करें तो हमें जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो 120 से 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है। उसके लिए हम लोगों को जो यूरिया है लगभग 260 kg लगेगा 1 हेक्टेयर में। और वहीं हम लोग अगर बात करें 1 बीघा के लिए तो हम लोगों को यही जो है वो 21 लेके 25 किलो यूरिया लगेगा। कनाल के लिए फिर उसका और आधा लगेगा, मतलब हम लोगों को लगेगा 10 से लेके 13 किलो तक हम लोग नाइट्रोजन या यूरिया का जो है वो इस्तेमाल करें। और ये भी कैसे करना है, इसकी जो आधी डोज है वो बिजाई के समय ही, जब आप लोग आलू को बीज कर डाल रहे हो तो उस तब डालें, और जो दूसरा भाग आधा बचता है जब आप लोग 30-35 दिन का आलू हो जाता है हमारे क्षेत्रों में, उस समय गुड़ाई के समय आप लोग मेड़ों के साथ दे दें और मिट्टी चढ़ा दें। ये तो हो गया नाइट्रोजन का प्रबंधन। अब मैं दूसरी बात करूंगा फास्फोरस की। उसके लिए हमारा जो है 100 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर लगेगा, और अगर हम लोग उसको SSP से दें तो 625 किलो SSP की खाद 100 किलो फास्फोरस देने के लिए हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हम लोग जब 50 किलो का एक SSP का कट्टा 1 बीघे के लिए लगता है जी। और अगर करनाल की बात करें तो 25 किलो लगा वो और आधा, तो इसको बिजाई के समय ही पूरी की पूरी फास्फोरस की मात्रा को हमें डालना होता है जी। अब तीसरी चीज मैंने बात की थी पोटाश की, तो पोटाश जो है वो हमारा 100 किलो ही प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है, जिसके लिए हमें कम से कम 167 किलो तक जो है वो MOP की खाद जो है वो प्रति हेक्टेयर लगती है। वहीं ये हमारी 13-14 किलो जो है वो प्रति बीघा और 6 से 7 किलो प्रति कनाल लगती है, और इसको भी खेत में जब बिजाई कर रहे होते हैं उसी समय डाल दें। तो तीनों जो पोषक तत्व हैं इसका मैंने प्रबंधन आपको बता दिया। और किसान भाई, क्योंकि हम लोग मैंने देखा है कि हम लोग जिन क्षेत्रों में आलू लगाते हैं बार बार उन क्षेत्रों में साल दर साल आलू लगाते रहते हैं जी। तो एक और पोषक तत्व जिसको गौण तत्व बोलते हैं, सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, जिंक, वो हमारी मिट्टियों में हिमाचल में कम है। तो हर तीसरे साल या तो खेत चेंज करें, हर दूसरे तीसरे साल के बाद खेत पे आलू लगाएं, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि ज़मीन कम है और उसी पे हमने आलू लगाना है, जैसे हम लोग किन्नौर की बात, लाहौल की बात करते हैं, तो साल दर साल दशकों से एक ही खेत में लगाते आ रहे हैं। कांगड़ा वैली में अगर वो बात करें, ऊना की वैली में बात करें, तो वहाँ पर साल दर साल एक ही खेत में हम लोग आलू लगाते रहते हैं। तो वहाँ जिंक की डेफिशिएंसी काफ़ी हो गई है और इस सूक्ष्म तत्व को हम लोग नहीं डालते हैं जी। तो हमें प्रति हेक्टेयर 25 किलो जिंक सल्फेट बिजाई के समय हर तीसरे साल डालना है जी। पर बीघा में ये 2 किलो आ गया, और एक नाड़ में 1 किलो वो डालना। 110 या 120 रुपये इसकी कीमत है प्रति किलो, और ये पैदावार में आप लोगों को 6 से लेके 12% तक आपकी पैदावार बढ़ा देगा। जहाँ 100 बोरे निकलते हैं वहाँ ये 112 कर देगा या 107 कर देगा, तो किसान की पैदावार बढ़ेगी और क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से मैंने उर्वरकों के बारे में जिक्र कर लिया, क्योंकि आज मैं अकेला ही स्पीकर हूँ आप लोगों के सामने जी। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से बिजाई के बाद जब पौधा तैयार होता है तो खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है किसानों को। आजकल हम बात करें तो उनके पास खरपतवार हटाने के लिए कोई उपाय भी नहीं होते हैं, चाहे हम लेबर्स की बात करें, बहुत समस्या रहती है उन्हें। ऐसे में खरपतवार के लिए किस तरह का उपाय किया जा सकता है किसानों द्वारा? बड़ा अच्छा सवाल किया है।
पैदावार कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। ये जो खरपतवार होते हैं ये हमारे पूरे खेत पे छा जाते हैं जी। पोषक तत्वों को जो मैंने डाले, अभी आया आप लोग जो डालते हैं, उनकी आधी मात्रा का तो यही इस्तेमाल कर लेते हैं। खेत में आलू के लिए ग्रोथ के लिए जगह नहीं बचती है। अच्छा, नमी ज़्यादा बनी रहती है, खेत की नमी को भी ये कंपटीशन क्रिएट करते हैं। प्रकाश के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए कंपटीशन करते हैं, स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं, और अल्टीमेटली हमारी जो पैदावार है आलू की वो कम हो जाती है, आलू का साइज़ कम बनता है उनका, और अल्टीमेटली क्वालिटी में भी ये फ़र्क डालते हैं। तो उनकी प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग आलू लगा देते हैं, तो जब आपका, मैंने पहले जिक्र किया कि 30 से 35 दिन का होता है, तो उसमें आप लोग निराई गुड़ाई करें, और उसके बाद अगली निराई गुड़ाई हम लोग करते हैं 45 से 50 दिन के बाद। ये तो उन किसानों के लिए जो खरपतवार नाशी नहीं डालना चाहते हैं। आज की डेट में क्या होगा कि हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, लेबर बहुत महंगी है, परिवार बहुत छोटे हो गए हैं, घर में इतने लोग हैं नहीं कि वो निराई गुड़ाई कर सकें, तो हमें फिर वो रासायनिक जो खरपतवार नाशी है उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया है इसके लिए एक पेंडीमेथिलिन करके, और बाज़ार में स्टॉम्प करके भी आता है। तो इसका जो पेंडीमेथिलिन, इसका 1 किलो, इसका जो एक्टिव जो चीज़ होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसका 1 से 1.25 किलो प्रति हेक्टर लगता है वो। और अगर इसके केमिकल के बारे में बात करें तो ये आप लोगों का 3.3 से लेके 4 किलो 4 जो लीटर है इसका, फिर इसका अमाउंट जो है प्रति हेक्टेयर लगा। वहीं बीघा की बात करें तो ये 320 ml लगी ये दवाई। प्रति कनाल बात करें तो 160 ml प्रति कनाल जो है इसकी मात्रा लगती है, और बिजाई के बाद 2 दिन के अंदर अंदर हमें इसको स्प्रे करना होता है। और मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँ कि 1 हेक्टेयर के लिए हम लोग जो है वो लगभग 750 लीटर पानी हमें चाहिए होता है। तो पर कनाल ये अराउंड 30 लीटर बैठा, और 1 बीघा के लिए 60 लीटर पानी बैठा। तो इतनी मात्रा को करके आपने इसको स्प्रे कर जब करना है तो पीछे की तरफ आते हुए स्प्रे करते हुए जाना, क्योंकि इसमें एक फिल्म बनती है। अगर आगे की तरफ करते हुए जाएंगे तो फिल्म टूटती चली जाती है और चकत्तों में हमारा घास आ जाता। तो इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह है कि पीछे की तरफ आएँ स्प्रे करते हुए, और फिर खेत में ना घुसें। तो ये बहुत अच्छा केमिकल है। अगर ये ना मिलें तो एक एलाक्लोर करके भी आता है, तो उसकी भी 1 kg AI से लेके 1.5 kg AI तक जो है वो प्रति हेक्टेयर जो है वो उसका मात्रा लगती है। और एक और बड़ा अच्छा केमिकल है जिसका नाम है मेट्रीब्यूजिन, वो आधा से लेके 1.25 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इसको भी जो आप लोग बिजाई के बाद 2 दिन, या फिर आप लोगों का जब तक आप लोगों के आलू नहीं निकलता तब तक आप इसको स्प्रे करके जो है वो आलू में खरपतवारों का आप लोग नाश कर सकते हैं। और कम लेवल लगती है, कम लाग लगती है, और ये ऐसे रासायनिक इनको उचित मात्रा में डालें तो इनका स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई ऐसा अनुचित प्रभाव नहीं है, ना ही मिट्टियों के ऊपर इतना अनुचित प्रभाव है। हमें मात्रा का सही समय का ख्याल रखना है। जी डॉक्टर चौधरी, जिस तरह से हम बात करें हिमाचल में जो है, हिमाचल या हम कहीं पहाड़ी आलू की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, इसका प्राइस भी काफ़ी हाई रहता है। ऐसे में किसान किन बातों का ध्यान रखे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? बड़ी अच्छी बात की है। हम लोग मेहनत करना जानते हैं लेकिन हम मार्केटिंग करना नहीं जानते हैं। तो पहाड़ी आलू की वैसे ही डिमांड है, क्योंकि ऐसे समय पे निकलता है, ऐसी जलवायु है कि स्वादिष्ट बहुत है ये। तो इसके लिए किसानों को बोलना चाहूँगा कि जब भी आप लोग आलू निकालें उसमें ग्रेडिंग करके मार्केट के हिसाब से आलू को बेचें। दिल्ली मार्केट, चंडीगढ़ मार्केट या लोकल मार्केट, कैसा आपका कंज्यूमर है, कितना पे कर सकता है, उसके हिसाब से आप लोग जो आलू की ग्रेडिंग करें। और सड़े गले जो आलू हैं उनको छांट के निकाल दें, अच्छे आलू रखें छटा हुआ अच्छी पैकिंग में, ताकि आप लोग जो उससे अच्छा प्राइस ले लें। जी डॉक्टर चौधरी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें आलू के संबंध में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे CPRI शिमला से डॉक्टर अनिल चौधरी जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है, जिनसे हमने जाना आलू की खेती के बारे में और उसके प्रबंधन के बारे में। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।